हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी की निर्णात्मक मॉड्यूल की यूनिट 3 से कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ 15 इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। ये पार्ट 2 है, इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और हमने हिंदी की क्लास 10th की यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 1, यूनिट 3 ये सारी यूनिटें ऑलरेडी सॉल्व की हुई हैं। ये सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इनकी दो रचनाएं हैं। सूरज कब निकलेगा, बीच में विनय, संधान, आएंगे अच्छे दिन भी। ठीक है, तो ये चार रचनाएं दी गई हैं। इनमें से आप जो भी चाहें वो दो रचनाएं आप याद रख सकते हैं। और आप अगर चारों रचनाएं याद रखेंगे तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर पेपर के टाइम पे अगर आप दो रचनाएं भूल भी जाते हैं तो कम से कम दो तो आपको याद ही रहेंगे। इनकी भाषा देखते हैं। भाषा स्वयं प्रकाश की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप है। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक मिलती है। वे विषय की ऊपरी सतह के बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी रचनाओं में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। इनकी शैली है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक किस्म गोई शैली एवं मध्यवर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है। इसके बाद साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके थे कि साहित्य में स्थान जब लिखने आए तो कैसे लिखना है। ठीक है, वो आप एक जैसा भी लिखेंगे सब में, ठीक है, तो भी ये चलेगा, उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो आप इसमें भी साहित्य में स्थान देख सकते हैं कि स्वयं प्रकाश जी एक प्रसिद्ध कहानीकार होने के साथ साथ समाज के सजग प्रहरी भी हैं। आप समाज के सजग हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हिंदी साहित्य समाज में आप सूर्य के समान प्रकाशित रहेंगे। तो अगर आपको ये कठिन लग रहा है साहित्य में स्थान, तो जो हमने पार्ट 1 बनाया है इसका, उसमें हमने आपको बताया है कि साहित्य में स्थान कैसे सरल भाषा में कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं और उसमें हमने जो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट वाले ये सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाले जो आपके एग्जाम हैं उनमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि मनु भंडारी की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एक पूछा ही जाएगा, किसी भी लेखक का नाम और उसकी भाषा शैली और दो रचनाएं उनकी लिखने को आपको ये क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपके काम आने वाला है। तो इसमें देखते हैं इनकी इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचना है महाभोज, आपकी बंटी, मैं हार गई, यह सच है। ठीक है, तो ये चार रचनाएं दी गई हैं। आप इनमें से कोई भी दो जो आपको अच्छी लगे वो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद भाषा देख लेते हैं इनकी। तो लेखिका की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रमाणिक अनुभूति मिलती है। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ उर्दू, अंग्रेजी, देशज भाषा का खूब प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। अगर आप लोगों को ये जो भाषा और ये शैली है ये आपको अगर ज़्यादा बड़ी लगे तो आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। इनमें आप वो आप सेंटेंस लिख सकते हैं जो आपको सरल लग रहे हैं। ठीक है, आप उनमें कुछ कठिन सेंटेंस जो है यानी कि कठिन वाक्य हैं उनको आप निकाल भी सकते हैं। तो देखते हैं इनकी शैली देखते हैं। इनकी शैली सरल, सहज तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु दुरुस्त और प्रसंगानुकूल हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में कथात्मक शैली, भावात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक तथा संवाद शैली के रूप में अपनाए हैं। संवाद शैली के रूप अपनाए हैं। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको जब भी शैली पूछे पूछे तो आपको कथात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, और संस्मरणात्मक शैली और संवाद शैली, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। आप इनमें अगर ये भी लिख के आएंगे शैली में कि इन शैलियों का यूज किया है, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। तो इसके लिए आपको आसानी रहेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। आप केवल ये 4-5 चीज़ें याद रखेंगे कि कथात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली एवं संस्मरणात्मक शैली, संवाद शैली। ठीक है, आप ये लिखिए और आपका काम इसमें हो जाएगा। और आप एक आधी लाइन इसमें से लिख सकते हैं किसी का भी। ठीक है, पहली आप लाइन लिखिए, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं लास्ट वाली जो लाइन है, ये आप सभी जो है गद्य वाले जो आपके लेखक हैं इनमें सब में यूज कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका साहित्य में स्थान आपको पता ही है कि कैसे लिखना है। लोकप्रिय कथाकार मनु भंडारी का आधुनिक कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, उन्होंने आम आदमी की पीड़ा का भावपूर्ण चित्रण अपने साहित्य में किया है। श्रेष्ठ साहित्य देने के लिए वे सदैव आदर की दृष्टि से देखी जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें जो सरल सरल सेंटेंस लग रहे हैं ना, ठीक है, वो आप इसमें से निकाल लीजिए। और अन्य जो लेखक हैं उनके जो आपको जो साहित्य में स्थान वाले जो पोर्शन के जो आपको सरल सरल सेंटेंस यानी कि वाक्य लग रहे हैं उनको आप निकाल लीजिए। उनको सबको मिला लीजिए। जो आपको 3-4 वाक्य लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 वाक्य लिख देंगे ना सरल सरल वाले, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि पहला वाक्य तो यही है कि लोकप्रिय कथाकार मनु भंडारी का आधुनिक तथा
आधुनिक कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, ये आप वाक्य लिखिए। इसके बाद आप लिखिए कि श्रेष्ठ साहित्यकार देने के लिए वे सदैव आदर की दृष्टि से देखी जाएंगी। ठीक है, और इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से जो है धन्य किया है। ठीक है, या परिपोषित किया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके। तो आप इनमें 2-3 सेंटेंस लिख सकते हैं आसान आसान। इसके बाद 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है वो है यतीन्द्र मिश्रा जी का। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्रा एवं भदंत आनंद कौशल्यायन की दो रचनाओं के नाम एवं उनका साहित्य में स्थान लिखिए। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्रा जो है उनकी 2 रचना है, यदा कदा और ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है, इसके बाद साहित्य में इनका स्थान लिखना है बस। ठीक है, तो आपको साहित्य में स्थान का पता ही है कि आपको कैसे लिखना है। कोई भी आपको लेखक पूछे साहित्य में स्थान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको वही लिखना है। उससे आपका काम आसानी से चल जाएगा। ठीक है, उसमें आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे और उनका यूज आप किसी भी लेखक की पूछे आपको जो साहित्य में स्थान, उसमें आप लिख सकते हैं आसानी से। बस आपको रचनाएं उनकी याद रखनी पड़ेंगी। और भाषा शैली का मैं अभी बता ही चुका हूँ कि कैसे लिखना है आपको भाषा शैली। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्रा जी की ये रचनाएं आप याद रख लीजिए। एक तो है इनकी यदा कथा, एक है ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है, साहित्य में स्थान आप ये देख लीजिए, अगर आपको ये सही लगे तो ये लिख लीजिएगा, वरना जो मैं बता चुका हूँ वो लिखना है आप। इसके बाद जो भदंत आनंद कौशल्यायन की 2 रचना है वो या आप देख लीजिए कि भिक्षु के पात्र, ठीक है, और बहानेबाजी और रेल का टिकट। ठीक है, तो ये आप इनकी रचना याद कर लीजिए। बाकी आप इनका साहित्य में स्थान, ठीक है, जो भी आप मैंने बताया था वो लिख सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ के आप इसमें जो भी आपको सरल सेंटेंस लगे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप याद करेंगे, आपको इसमें बहुत ही मजा आएगा याद करने में। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि सेनानी ना होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वाले के प्रति सम्मान का भाव तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा थी। ठीक है, इसके इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान इसका आंसर है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि कैप्टन कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर है कि कैप्टन उस कस्बे का एक साधारण वृद्ध कमजोर शरीर वाला अपाहिज व्यक्ति था, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त भी था। कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी और उनके प्रति सम्मान था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 21वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो इसका आंसर है कि कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे बिना चश्मे की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ठीक है, आप इन तीनों क्वेश्चन में देख चुके होंगे कि जो आंसर है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, सब आंसर में यही है कि कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनमें देश भक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। ये जो लाइन है आपकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सारे क्वेश्चंस में सेम है। ठीक है, बस लास्ट की जो थोड़ी सी लाइन है वो बस बदली हुई है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को याद करना, आपको इसमें आसानी होगी। आप ये लाइन लिखेंगे और उसके बाद थोड़ी सी लाइन जो उसकी बची हुई है वो आप लिखेंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके तीनों आंसर ये आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी होने के बावजूद भी देश को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, बट आप अगर इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे, आप थोड़ा सा इसको समझ के याद करेंगे तो ये आसानी होगी याद करने में, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आप फिर भी चाहें तो इसमें से कोई भी एक आधी लाइन, जो एक आधा आपको जो सेंटेंस लगे वो आप इसमें से हटा भी सकते हैं। और अगर आपको बाकी कोई भी चीज़ में दिक्कत जाती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं, वहाँ पे इसका सरल आंसर लिख के आपको भेज देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है यूट्यूब चैनल की बायो में मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं उसको। उस पर हम आपको PDF वगैरह भी सेंड करते रहते हैं, नोट्स भी सेंड करते रहते हैं, तो उससे आपको एग्जाम में आसानी होगी। तो आप उसको चाह के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, और आप जो भी डाउट हो या आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना देंगे। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए।
ठीक है, तो इसको देखना है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। इसका आंसर है कि पानबाला साक्षात पान भंडार था। बेसिकली आप पहले इसमें रेखा चित्र को समझिए, रेखा चित्र होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद आप अपन आंसर समझेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान भरा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई पूछ ले तो पहले उसे उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। ठीक है, पीछे की जगह यहाँ पे पीछे कर लीजिएगा आप, पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया हंसोड़ और मजाकिया था। शरीर से मोटा था, उसकी थोन निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी थोन थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था। ठीक है, तो रेखा चित्र बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपने अगर किसी घटना को देखा है, ठीक है, या किसी घटना को या किसी व्यक्ति को देखा है, और आप बाद में आप जो आपकी मेमोरी है, आपकी मेमोरी में वो पड़ा हुआ है, आप उसी मेमोरी का यूज करके आप उसको लिख रहे हैं। ठीक है, कि हाँ मैंने ऐसा देखा था कि वो व्यक्ति ऐसा था, ये काम कर रहा था, ठीक है, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो वो होता है रेखा चित्र बनाना एक। ठीक है, अपनी मेमोरी का यूज करके, जो आपने पहले चीज़ें देखी हुई हैं उस मेमोरी का यूज करके आप जो रचना करते हैं या जो लिखते हैं वो होता है रेखा चित्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है कि भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं। उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुत्रवधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा का प्रबंध करना चाहती थी। इस प्रकार भगत की पुत्रवधू भगत का सहारा बनकर वही वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग लग रहा है, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं केवल। ठीक है, यहाँ से आप इसको चाहें तो यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, वैसे लघुत्तरीय प्रश्न है तो आपको थोड़ा बड़ा ही लिखना चाहिए। तो अगर संभव हो तो आप पूरा याद करिएगा, और अगर नहीं संभव हो तो बस मैंने आपको बता ही दिया है कि आप यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर और यहाँ तक का पोर्शन लिख दीजिएगा, और उसके उसके बाद आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बीच का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। इसके बाद 25वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कि लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठकर नवाब साहब खीरा खाने की इच्छाओं से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। ठीक है, फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्ची और सूखी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते हुए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने ये लखनवी अंदाज जो पार्ट है इसको अगर आपने एक बार रीड किया है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, उसी से लिया गया है पूरा आंसर। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो आप इसमें कोई भी एक आधा सेंटेंस आप निकाल सकते हैं, बीच का कोई भी एक सेंटेंस। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और आंसर भी आपका परफेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी एक कहानी के तौर पर है आप, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा है तो आपको देखने में परेशानी होगी। उम्मीद करते हैं अब आपको थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा। इसके बाद इसका आंसर देखते हैं कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला है पिताजी का प्रभाव। ठीक है, तो पिताजी का प्रभाव है लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया, और उन्हीं ने लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया।
ठीक है, उसे रसोई और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिताजी का ही योगदान है। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। बाकी आपको ये ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप थोड़ा छोटा आंसर चाहते हैं तो। ठीक है, और इसके बाद है कि शीला अग्रवाल का प्रभाव। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो जो शीला अग्रवाल जी थी उनका प्रभाव देखते हैं। लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन से खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का पार्ट लिख सकते हैं, बाकी का पार्ट आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आप पूरा याद करके आप पूरा याद लिख सकते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं लिख सकते हैं, जो छात्र हैं वो नहीं लिख सकते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो इसमें है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद 28वें नंबर के क्वेश्चन को देखते लेते हैं। अपनी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी से ख़त्म किया जाए। ठीक है, बाकी आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे बता सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को यहाँ पर को है की जगह भटिया खाने कहकर क्यों संबोधित किया है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर है कि लेखिका मनु भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के कामों में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही उन्होंने रसोई को भटिया खाना कहकर संबोधित किया था। है ना, कितनी अच्छी बात है ये। ठीक है, आप इसको याद रखें पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को सॉरी। इसके बाद 29वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 29वें नंबर का क्वेश्चन है कि लेखिका मनु भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। तो इसका छोटा सा ही आंसर है कि लेखिका मनु भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का कारण यह था कि उनकी बेटी मनु भंडारी ने पूरे कॉलेज को नेतृत्व देकर हड़ताल करा दी थी। इससे उनका सीना चौड़ा हो गया था। ठीक है, इसके बाद 30वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर आंसर है इसका, थोड़ा सा जूम करके आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर बनेगा कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को दो कारणों से याद किया जाता है। पहला है कि डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न संगीत रसिकों के हृदय में संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। ठीक है, अगर आपको इसमें ये वर्ड थोड़ा सा कठिन लग रहे हों, हृदय के संगीत नायक, ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक भी इतना लिख सकते हैं कि डुमराव के प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं आप इसको, ये थोड़ा सा आप इसमें पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, शहनाई वादक भारत रत्न के बाद, यहाँ के बाद मैं टिक लगा देता हूँ, यहाँ के बाद आप ये थोड़ा सा पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर का जो आंसर है पॉइंट वो है कि यहाँ सोने नदी के किनारे वह नरकट घास, बांस जाति की प्रसिद्ध पौधा है ये नरकट घास, मिलती है, जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। अतः शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद 31वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31वें नंबर का क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कि आंसर है शहनाई ऐसा वाद्य है, वाद्य यानी कि वाद्य यंत्र है, जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। इस शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे हैं। वे संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है। यही कारण है कि उन्होंने शहनाई की मंगल ध्वनि का इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इसके बाद 32वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 32वें नंबर का क्वेश्चन है कि सुसिर बाधों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुसिर बाधों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। ठीक है, इसका आंसर है कि सुसिर बाधों का अभिप्राय है सुराग वाले बाद, बाद यानी वाद्य यंत्र, ठीक है, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छुद्दों वाले वाद्य यंत्र में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शाह नय अर्थात ऐसे सुसिर वाद्यों में शाह कहा गया है, जबकि शाह नय अर्थात शहनाई को सुसिर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि दी गई है। इसके बाद 33वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33वें नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है।
तो इसका उत्तर है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे को मिला लेते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विशेषण लगा देने से इनका अर्थ और अस्पष्ट हो जाता है। यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज़ है अथवा दो चीज़ें हैं, और यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तभी सही बात समझ में आएगी। इसके बाद 34वें नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 34वें नंबर का क्वेश्चन यानी कि हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और इस गद्य खंड का भी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम काव्यांश वाले जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व, काव्यांश वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद 34वें नंबर का क्वेश्चन है कि संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर होता है, लिखिए। ठीक है, ये हम अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें ये अंतर स्पष्ट किया है हमने, ठीक है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। आंसर है इसका कि ज्ञान और विवेक से किसी नए तत्व का दर्शन करने वाला संस्कृत मानव कहलाता है, जबकि नए तत्वों और आविष्कार से परिचित होने वाला या लाभ उठाने वाला सभ्य मानव कहलाता है। एक मूल खोज करने वाला होता है एवं दूसरा उपयोगकर्ता होता है। तो बेसिकली इसको अगर साधारण भाषा में समझाएं तो जो किसी नई तत्व की या नई चीज़ की खोज करता है, ठीक है, वो होता है संस्कृत मानव, और जो खोज की गई चीज़ है जो उसका यूज करता है केवल, यानी कि उपयोग करता है, वो होता है सभ्य मानव। जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की तो न्यूटन संस्कृत मानव कहा जाएगा, और जो स्टूडेंट हम सब लोग आजकल ग्रेविटी जो पढ़ते हैं, जो न्यूटन ने जो लॉ दिए थे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है, उसको जो हम लोग आज पढ़ते हैं तो वो कहलाएंगे, हम लोग सभ्य मानव कहलाएंगे, क्योंकि हम उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद रही होगी कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर ये क्लास आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, और अगर आपको ठीक ठाक लगी हो वीडियो और तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल जी कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है या बुरी लगी है, जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताना, और आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट हम ऐसे ही लेके आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी ठीक ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।